असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एडीपीपी के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉ के क्रिमिनल लॉ के तीन पेपर होते हैं। क्रिमिनल लॉ पेपर वन जो कि 150 मार्क्स का होता है, 25 ऑब्जेक्टिव और 125 सब्जेक्टिव। क्रिमिनल लॉ पेपर टू सब्सटेंटिव जो 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 75 मार्क्स सब्जेक्टिव। इस तरह क्रिमिनल लॉ पेपर थ्री होता है जो कि एविडेंस का होता है, उसमें 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 75 मार्क्स सब्जेक्टिव। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एडीपीपी का जो एग्जाम है उसमें जो क्रिमिनल लॉ के तीनों पेपर हैं उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए, ताकि आप एडीपीपी का एग्जाम चाहे 2026 का हो या इससे आने वाले जो एडीपीपी के एग्जाम है क्रिमिनल लॉ के जो तीनों पेपर हैं उसमें आपको किन किन क्वेश्चन को लाजमी तैयार करके एग्जाम में बैठना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन जो है ये है हमारा क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर के हवाले से। इसमें 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का होगा। तो यूं 125 मार्क्स के सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन के 25 मार्क्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको लाजमी तैयार करना चाहिए वो है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करें और एक्सप्लेन करें हाउ इम्प्रॉपर जुरिस्डिक्शन अफेक्ट्स द लीगैलिटी ऑफ ट्रायल एंड जजमेंट, इलस्ट्रेट विद प्रोसीजरल कॉन्सिक्वेंसेज। ये क्वेश्चन आपको लाजमी तैयार करना चाहिए जो बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के हवाले से है कि अगर इम्प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो हो तो वो कैसे अफेक्ट करती है जजमेंट को और पूरे ट्रायल प्रोसेस को। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश के दौरान पुलिस की जो पावर्स हैं, पुलिस के पास कौन कौन सी ताकतें हैं, पावर्स हैं, अथॉरिटी है। व्हाट सेफ गार्ड्स एग्जिस्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड हाउ डू कोर्ट सुपरवाइज इन्वेस्टिगेशन। वो कौन कौन से लीगल सेफ गार्ड्स मौजूद हैं ताकि पुलिस जो है वो अपने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज या अब्यूज ना कर सके, और जो कोर्ट्स हैं वो कैसे सुपरवाइज करती हैं पूरे तफ्तीश के अमल को, जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो ये है कि क्रिमिनल ट्रायल की जो स्टेजेस हैं उनको आप डिस्क्राइब करें फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन टू जजमेंट, कि जब प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू होता है वहां से लेकर जब तक जजमेंट आती है। जब भी कोर्ट में केस जाता है तो प्रोसिक्यूशन के आगाज से, इनिशिएशन से लेकर जजमेंट तक जितनी भी स्टेजेस हैं क्रिमिनल ट्रायल की वो आप एक्सप्लेन करें। हाईलाइट द प्रोसिक्यूटर्स रोल एट स्टेट। प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है केस की इनिशिएशन से लेकर जजमेंट तक। इस तरह चौथा क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना चाहिए वो ये है कि एलेबोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग। जो सजा दी जाती है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग विद रेफरेंस टू सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस कितना सीरियस है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना उसका वो कितना मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इस तरह उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कि वो ऑफेंस कितना प्रोपोर्शनेट है, और हार्म कॉज यानी कि लेवल ऑफ हार्म के हवाले से कितना उसने जो है वो नुकसान पहुंचाया उस ऑफेंस ने। हाउ शुड अ कोर्ट बैलेंस डेटरेंस एंड रिफॉर्म। डेटरेंस कहते हैं कि किसी क्राइम से एक बंदे को रोकना, और रिफॉर्म का मतलब उसमें इस्लाहत। तो कोर्ट जो है वो कैसे बैलेंस करती है डेटरेंस को और रिफॉर्म्स को। ये प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है डिस्कस द ड्यूटीज एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्योंकि ये एडीपीपी का एग्जाम होगा, आप लोग असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे। तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एथिकल यानी कि अखलाकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंक्लूडिंग द स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। ऑफ पुलिस रिपोर्ट को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो उसकी स्क्रूटनी करता है पुलिस रिपोर्ट्स की। सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस, वो जो गवाह होते हैं उनकी सिलेक्शन करने में, और एक प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस उसको जो विदड्रॉ किया जाता है, इस सारे प्रोसेस में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये क्वेश्चन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटीज के हवाले से हो गया, ये लाजमी तैयार करना चाहिए आपको। छठा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द टेंडर ऑफ पार्डन। ये जो पार्डन जो माफी दी जाती है, तो टेंडर ऑफ पार्डन जो है उसको, ये माफी देने का जो पूरा प्रोसेस है उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। एंड डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज पर्सन, और एक बंदा जो मुलजिम है उसको जब हम डिस्चार्ज करते हैं, रिलीज करते हैं, उसका पूरा जो प्रोसेस है इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन दीज पावर्स बी एक्सरसाइज। वो किन हालात हैं जिनमें ये इन पावर्स को
इस लीगल फ्रेमवर्क को, यानी कि माफी को एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसी तरह सातवां जो क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन अपील्स और रिवीजन के हवाले से इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही होती है तो उसमें अपील्स और रिवीजन के ऊपर एक डिटेल नोट लिखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर स्कोप, ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के ऊपर क्या स्कोप है अपील का और रिवीजन का, किन ग्राउंड्स पे अपील और रिवीजन की जा सकती है, और उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है अपील की भी और रिवीजन की भी। इस तरह एक आठवां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना चाहिए, और वो है विटनेस प्रोटेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। विटनेस जो गवाह होता है उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस को जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर एक विटनेस की प्रोटेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड और ये ज़रूरी क्यों है विटनेस की प्रोटेक्शन, एंड व्हाट मैकेनिज्म्स कैन स्ट्रेंथन इट, कि एक विटनेस की प्रोटेक्शन के जो का जो मैकेनिज्म है, जो क्योंकि चूंकि ज़रूरी है, एक जो गवाह जो पेश होगा, एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब में गवाह लाजमी हो जो कि एविडेंस प्रोवाइड कर सके। तो एक विटनेस की प्रोटेक्शन का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। और नौवां क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना चाहिए एडीबीपी के एग्जाम में, पेपर वन में, वो है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो आईनी तौर पे जो हिफाजतें हैं, जो सेफगार्ड्स हैं, जो कुशंस हैं, उनको आप एग्जामिन करें, इंक्लूडिंग जिसमें फेयर ट्रायल, ट्रायल का प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, लिबर्टी जो इसमें बंदे को आज़ादी होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के, अपने आप को जो बंदा इंक्रिमिनेट करता है कि मैंने ये जुर्म किया, और डबल जेपर्डी, डबल जो सेंटेंस या डबल जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, इन तमाम प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड कौन कौन सी हैं। हाउ डू दीज राइट्स इम्पैक्ट्स प्रोसिक्यूशन। ये जो राइट्स हैं, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी, ये तमाम जो राइट्स हैं, ये प्रोसिक्यूशन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो कि पेपर वन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर के लिए आपको तैयार करना चाहिए, वो है एक्सप्लेन द रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट्स इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर के अंदर हाई कोर्ट की जो रिट jurisdiction है उसके ऊपर उसको एक्सप्लेन करें, एंड डिस्कस इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की। जस्टिस जब मिस कैरेज होता है, जस्टिस जब नहीं प्रोवाइड किया जाता, उसमें क्या रोल है हाई कोर्ट की jurisdiction का। आल्सो कमेंट ऑन द प्रोबेशन एंड जुवेनाइल जस्टिस एज रिफॉर्मेटिव टूल। तो प्रोबेशन का जो प्रोसेस है और जो जुवेनाइल जस्टिस का जो प्रोसेस है, इसको एज ए रिफॉर्मेटिव टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर। आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है खुद भी नोटिस ले सकता है, जैसे सो मोटर नोटिस है। तो प्रोबेशन का प्रोसेस क्या है, और जस्टिस का क्या प्रोसेस है, जुवेनाइल जस्टिस का क्या प्रोसेस है एज ए रिफॉर्मेटिव टूल ऑफ हाई कोर्ट। इसी तरह अगर हम पेपर टू की बात करें, क्रिमिनल लॉ पेपर टू। अच्छा, पेपर वन में जैसे हमने बात की कि 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे सब्जेक्टिव, और हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, उसमें से 5 करने होंगे। तो 25 × 5 125, और 25 ऑब्जेक्टिव होंगे। इसी तरह अगर हम पेपर टू की बात करें, क्रिमिनल लॉ पेपर टू, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव 25 होंगे, और 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हर क्वेश्चन 15 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो 15 × 5 वुड बी 75। तो इसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होगा पेपर टू में, क्रिमिनल लॉ पेपर टू जो सब्सेंटिव है, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 15 नंबर होंगे, और 7 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें क्रिमिनल लॉ पेपर टू के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी की बुनियादी उसूल क्या है, जिसमें मेंस री है कि गिल्टी माइंड जिसको हम कहते हैं, और एक्टस री जिसको रियस जिसका मतलब होता है कि एक्चुअल गिल्ट, जिसको गिल्टी ऐसा एक्शन करना जिसपे इंसान गिल्टी फील करे, या उसमें ओमिशन भी हो सकती है, यानी कि ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन जो इंसान को गिल्टी बनाए, वो एक्टस रियस है। और इस तरह मेंस रियस में गिल्टी माइंड है। ये बेसिकली थिंकिंग है, ये आपकी इमेजिनेशन है, और आपका माइंड सेट होता है जो क्रिमिनल माइंड का नेचर का होता है। इसी तरह ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के दो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, मेंस रियस और एक्टस रियस। इनके फाउंडेशनल प्रिंसिपल, इनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों मेंस रियस और एक्टस रियस, इनको एक्सप्लेन करें। एंड हाउ डू द इंटेंशन, नॉलेज एंड कॉन्सेंट अफेक्ट द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इरादा, इल्म, और जो बंदे की जो बंदा कहता है कि यस मेरी असेंट है, जो कॉन्सेंट है, जो बंदा शो करता है विलिंगनेस, इन इन तीनों जो चीज़ें जो है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी को कैसे, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिटरमिन या अफेक्ट करती हैं।
बेसिकली ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, जो मेंस रियस और मेंस रिया और एक्टस रियस है। मेंस डीएस की अगर हम बात करें तो उसमें इंटेंशन भी आ जाएगा और नॉलेज भी आ जाएगा, और इस तरह अगर एक्टस डीएस की बात करें तो उसमें कंसेंट भी आ जाएगी। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको क्रिमिनल लॉ पेपर 2 में तैयार करके जाना चाहिए, और वो है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू अबैटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। कि ये जो हम एयानत करते हैं किसी की जुर्म में, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, असिस्टेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अबैटमेंट इन द लीगल लैंग्वेज। और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जब कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायर करते हैं, साजिश करते हैं फॉर क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग, तो उसको उसकी इनके दोनों के रिलेटेड, यानी कि एयानत के रिलेटेड में, यानी कि अबैटमेंट में, और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, डिस्टिंग्विश देयर इंग्रेडिएंट्स एंड एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट्स। अबैटमेंट और क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। इनके लिए, इन दोनों के लिए, अबैटमेंट में भी और क्रिमिनल कंस्पिरेसी में भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो तो अबैटमेंट कहलाती हैं, और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट या रेसिपी शामिल हो तो उसको हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। और इन दोनों की एविडेंशियली रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो, अगर हम इसकी एविडेंस की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें अगर होंगी तो हम कहेंगे कि ये किस क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है, या कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि ये अबैटमेंट हुई है, जिनकी एविडेंशियली वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसको पेश किया जा सके एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे कि ये वाकई अबैटमेंट हुई है या क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ सब्सटेंटिव के हवाले से, वो है एग्जामिन द स्कोप एंड रैशनल ऑफ जनरल एक्सेप्शंस इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, उनका स्कोप क्या है, और उसकी वजह, तौजी, रीजन क्या है, रीजनिंग क्या है उसकी। कैन द बर्डन ऑफ प्रूविंग एन एक्सेप्शन लाई ऑन द अक्यूज, जो बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से भी आ सकता है कि क्या बर्डन ऑफ जो प्रूफ है उसके हवाले से कोई एक्सेप्शन होती है जो कि एक अक्यूज के ऊपर हो। अक्यूज बंदा जो मुलजिम होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होता है, क्या बर्डन ऑफ प्रूविंग, क्या बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो एक्सेप्शन के तौर पे लिया जा सकता है, कि कोई उसको एक्सेप्शन मिल सकती है अक्यूज को, इस हवाले से। इसी तरह क्वेश्चन जो है चौथा, जो तैयार करके जाना चाहिए आपको क्रिमिनल लॉ के पेपर 2 में, वो है क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करें अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीपीसी के अंदर, यानी कि आप उस ऑफेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करें, फोकसिंग ऑन द ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जो अमन आमा होता है, जो जो पब्लिक और ट्रैंक्विलिटी होती है उसके अगेंस्ट, और जो ह्यूमन बॉडी जो है इसके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं, इन इन दोनों को माइंड में रखना है कि ऑफेंस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है, ऑफेंस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। इन दोनों को माइंड में रखते हुए पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ऑफेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएं, यानी कि उसकी टाइप्स क्या लें आप और उसकी डिविजन्स क्या लें आप ऑफेंसेस की, या ऑफेंस का के अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं एक कौन कौन सी चीज़ें मिले तो ऑफेंस बनता है, जो कौन कौन सी ऑफेंसेस की टाइप्स हो सकती हैं। डिस्कस द प्रोसिक्यूटोरियल एंड एविडेंशियरी चैलेंजेस इन ऑफेंसेस अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। व्हाट डज एन ऑफेंस फॉल, व्हेन डज एन ऑफेंस फॉल विद इन एंटी टेररिज्म जुरिस्डिक्शन। एंटी टेररिज्म एक्ट है वो 1997 में आया, अब तो उसमें कई मरतबा अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक ऑफेंस जो है वो एंटी टेररिज्म कोड में चला जाता है, यानी कि वो एंटी टेररिज्म कोड की जुरिस्डिक्शन में चला जाता है एक ऑफेंस। आप ये बताएं। और साथ उन्होंने कहा है कि एंटी टेररिज्म जो एक्ट है 1997 के अंदर अंदर एविडेंशियली चैलेंजेस कौन कौन से हैं और प्रोसिक्यूटोरियल चैलेंजेस कौन कौन से हैं ऑफेंसेस के अंदर। प्रोसिक्यूटोरियल का मतलब ये है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, और एविडेंशियल का मतलब है कि जो एविडेंस से रिलेटेड है। तो प्रोसिक्यूशन के दौरान और एविडेंस प्रोविजन के दौरान और एविडेंस सबमिशन के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत, क्योंकि हमने एविडेंस भी प्रोवाइड करना होता है और प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस भी चलना होता है। तो प्रोसिक्यूटोरियल और एविडेंशियली चैलेंजेस कौन कौन से हैं, मसाइल कौन कौन से हैं, कि जिनकी एविडेंस सबमिशन, एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस असेसमेंट, एविडेंस कहाँ पे उसको सेफ गार्ड या प्रिजर्व किया जाएगा। इस तरह जो प्रोसिक्यूटोरियल जो पूरा प्रोसेस है प्रोसिक्यूशन का एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर, उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और एक एक ऑफेंस कब एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएगा या एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर आएगा एक ऑफेंस, वो कौन कौन से हालात हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द पर्पस एंड लीगल इफेक्ट ऑफ चार्जिंग स्टैंडर्ड्स
इशूड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के मुताबिक पर्पस बताएं और लीगल इफेक्ट बताएं, यानी कि पर्पस बताएं और असर यानी कि इफेक्ट या इम्पैक्ट बताएं ऑफ चार्जिंग स्टैंडर्ड्स। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब ने कुछ इश्यूज किए, कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, चार्जिंग स्टैंडर्ड्स। उनका पर्पस क्या है और उनका इफेक्ट क्या है? प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक ने जो चार्जिंग स्टैंडर्ड, जब हम चार्ज शीट निकालते हैं किसी बंदे ऊपर, किसी अक्यूज के ऊपर जब चार्ज लगाते हैं, तो वो जो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पर्पस क्या है और उनका इफेक्ट क्या है, जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इशू किए हैं। हाउ डू दी दे गाइड प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन। तो प्रोसिक्यूशन की जो डिस्क्रिशन होती है, डिस्क्रिशन का मतलब यही है कि एक बंदे का जो अख्तियार होता है, जो उसकी मंशा होता है, जो उसकी विलिंगनेस होती है, जो उसकी सवाबदीद होती है बेसिकली। तो प्रोसिक्यूटोरियल जो डिस्क्रिशन है उसको ये कैसे गाइड करते हैं चार्जिंग स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर बात करें। एक और क्वेश्चन है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन साइबर ऑफेंसेस। साइबर ऑफेंसेस की टाइप्स के ऊपर, साइबर ऑफेंसेस हैं क्या, और अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016, एंड डिस्कस एविडेंशरी एंड जुरिस्डिक्शनल इश्यूज। साइबर ऑफेंसेस जो होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 के अंडर इनको गवर्न किया जाता है, जो उसको रेगुलेट किया जाता है, जो उसके ऊपर उनकी प्रोसिक्यूशन होती है। तो साइबर क्राइम्स के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव नोट लिखें कि वो हैं क्या, उनकी टाइप्स क्या है। और एक जब साइबर ऑफेंसेस की जब प्रोसिक्यूशन हो रही होती है, जब ट्रायल हो रहा होता है, तो उसमें एविडेंशियरी इश्यूज कौन कौन से आते हैं, एविडेंस के रिलेटेड, और प्रोसिक्यूटोरियल या जुरिस्डिक्शनल इश्यूज कौन कौन से आ सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना चाहिए पेपर 2 में, और वो है डिस्कस द ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसिव एक्ट 1997 के अंडर पनिशमेंट्स और ऑफेंसेस, ऑफेंसेस जराइम है और पनिशमेंट उनकी सजाएं हैं, तो वो जो जराइम है और जो सजाएं हैं उनको डिस्कस करें, हाईलाइटिंग कि कौन कौन से मफरूजे हैं, कौन कौन से बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, और इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रिजम्पशंस कौन कौन सी, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे जिनको देख के हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये पनिशमेंट है या ये ऑफेंस है। बर्डन बेसिकली ये ऑफेंसेस के रिलेटेड है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी ऑफेंस को। तो ऑफेंसेस के प्रिजम्पशंस क्या है, ऑफेंसेस की सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, और इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत है ये क्वेश्चन। तो इस एक्ट को आपको लाजमी देख के जाना चाहिए पनिशमेंट और ऑफेंसेस के हवाले से। और कीप इन माइंड प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रिटिकली एग्जामिन द लीगल फ्रेमवर्क एंड कंटेम्पोररी रेलेवेंस ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में आया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लाजमी आ सकता है और आपको तैयार करना चाहिए, पर्टिकुलर इन रिलेशन टू प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड। प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड को लेके हदूद ऑर्डिनेंस जो होते हैं उसके हवाले से लीगल फ्रेमवर्क क्या है। और आज के दौर में हदूद ऑर्डिनेंस चूंकि 1979 का है, जब ईरान में इनकलाब आया था, तो उस टाइम हमारे पास हदूद ऑर्डिनेंस उस दौर का है। तो हदूद ऑर्डिनेंस आज के दौर में कैसे रेलेवेंट है, उसकी रेलेवेंस के ऊपर, यानी कि आज के दौर में, और उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, और प्रोसिक्यूशन स्टैंडर्ड के हवाले से इसको एग्जामिन करें। एक और जो लास्ट क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि एवेल्युएट हाउ प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन ऑपरेट्स इन सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन जो है वो कैसे ऑपरेट करती है, बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस एंड फेयरनेस टू द अक्यूज्ड। कि अक्यूज्ड को का जो ट्रायल है वो फेयर तरीके से हो, एविडेंस सफिशिएंट हो, और पब्लिक इंटरेस्ट, इन तीनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन के अंदर इन तीनों चीज़ों को, पब्लिक इंटरेस्ट को, एविडेंस सफिशिएंसी, और इस तरह फेयरनेस टू अक्यूज्ड, इन तीनों चीज़ों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गए 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको क्रिमिनल लॉ पेपर 2 जिनके सब्सटेंटिव के हवाले से तैयार करने चाहिए। इसमें से इस पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, आपको 5 करने होते हैं, यानी 15 नंबर का एक सवाल होता है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यूं आपने 75 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की, और वो है क्रिमिनल लॉ पेपर 3 एविडेंस के हवाले से। इसमें भी 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और सब्जेक्टिव जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और 7 क्वेश्चन होते हैं, आपने 5 करने होते हैं आउट ऑफ 7, आपने 5 करने होते हैं, हर क्वेश्चन के 15 नंबर होते हैं। इसमें जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन से हैं,
पहला है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि एक एविडेंस कब रेलेवेंट होता है और एक एविडेंस कब एडमिसिबल होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, कैन अ फैक्ट बी रेलेवेंट बट इनएडमिसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फैक्ट जो है वो रेलेवेंट हो लेकिन एडमिसिबल ना हो। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन, उसमें एग्जांपल दे के आपने एक्सप्लेन करना है कि एक फैक्ट जो है वो कब रेलेवेंट भी होता है और कब एडमिसिबल होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक फैक्ट जो है वो रेलेवेंट तो हो लेकिन एडमिसिबल ना हो। एडमिसिबल का मतलब होता है कि जो कोर्ट में एडमिसिबल हो, कोर्ट उसको सम एक्सेप्ट करे। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि डिस्कस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, कि प्राइमरी एविडेंस क्या है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इसमें डिफरेंशिएट करें। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन सेकेंडरी एविडेंस बी रिलाइड अपॉन इन क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिनमें हम सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर भी रिलाय या भरोसा या एतमाद कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को क्वेश्चन को लाजमी तैयार करें कि इनकी इनकी इनके दरमियान में फ़र्क क्या है और किन हालात में सेकेंडरी एविडेंस भी एक्सेप्टेबल या एडमिसिबल होता है या उस पर भी रिलाय किया जा सकता है क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या डिफरेंस है, विच कैरीज ग्रेटर प्रोबेटिव वैल्यू एंड वाई, कि डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस में इन दोनों में फ़र्क क्या है, और डायरेक्ट एविडेंस की ज़्यादा प्रोबेटिव वैल्यू है या इनडायरेक्ट एविडेंस की, और क्यों, अगर है तो क्यों। इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए एविडेंस के हवाले से, क्रिमिनल लॉ एविडेंस के हवाले से, वो है डिस्कस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये होता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, जो एविडेंस सर्कमस्टांसेस से हम डिराइव करते हैं, इन्फर करते हैं, जिससे हालात होते हैं, यानी कि कोई क्राइम हो रहा है तो किन हालात में किया गया। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कौन कौन से प्रिंसिपल गवर्न करते हैं, किन किन यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो तयन करते हैं कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया, पैदा हो गया है, इट हैज क्रिमिनल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैज अकर्ड। व्हाट टेस्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोल्डी ऑन सच एविडेंस, कि अगर कोई क्राइम हुआ है और हम कहते हैं कि उसका जो एविडेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो वो कौन कौन से टेस्ट पहले आपको सेटिस्फाई करना चाहिए अपने आप को, कि अगर ये टेस्ट हो चुके हैं तो अब ये जो एविडेंस है, अ, अब ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसकी बेसिस पे कन्विक्शन करवाई जा सकती है। कन्विक्शन आप जानते हैं, कन्विक्शन और अक्यूटल, कि कन्विक्शन में आप एक अक्यूज जो है वो क्रिमिनल बन जाता है, हम कहते हैं कि ये बंदा मुजरिम हो गया, मुलजिम से मुजरिम, और ये कन्विक्शन होती है, और क्रिमिनल अक्यूटल के अंदर हम उसको बरी कर देते हैं। तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पे किसी बंदे की कन्विक्शन करवानी हो तो कौन कौन से टेस्ट में से एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को गुजरना पड़ेगा, तब जाके कन्विक्शन हो सकती है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना चाहिए वो है एक्सप्लेन द बर्डन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ये दो अलग कंसेप्ट हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। इन इससे क्या मुराद है, बर्डन ऑफ प्रूफ से क्या मुराद है, कि किसी चीज़ को साबित करना है कि ये जुर्म हुआ है, रॉन्ग डूइंग हुई है, या कमीशन या ओमिशन हुई है, तो उसका प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ से मुराद क्या है। और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, कि अगर कोई चीज़ प्रूफ बनानी है कि ये उस इस ओमिशन का, क्राइम की ओमिशन का या क्राइम की कमीशन का ये प्रूफ है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, इनको एक्सप्लेन करें। व्हाट व्हेन डज द बर्डन शिफ्ट टू द अक्यूज्ड, कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि ये साबित करना कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, ओमिशन हुई है या कमीशन हुई है, ये अक्यूज के ऊपर, मुलजिम के ऊपर कब शिफ्ट होगा। अमूमन ये उस बंदे के ऊपर होता है जो प्लेंटिफ होता है, यानी कि जो केस कर रहा होता है, जो आ, आप कह सकते हैं जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, जो कि जिसने ये साबित करना होता है, जो बेसिकली कोर्ट में जाता है या पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ वैसे प्लेंटिफ के ऊपर होता है, अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होता है। लेकिन जो अक्यूज्ड होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, इशारा किया जाता है कि इसने जुल्म जुर्म की है, क्राइम की है, तो उसके ऊपर कब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा, वो कौन से सर्कमस्टांस है, ये क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। इसी तरह एक क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए क्रिमिनल लॉ पेपर 3 में, वो है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एडमिशंस एंड कन्फेशन। एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। हाईलाइटिंग द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट इनवॉलंटरी कन्फेशन। बात कुछ कन्फेशन ऐसी भी होती हैं, एक वाले जुर्म कह लें आप, कि जो वॉलंटरी नहीं होती, जैसे पुलिस की अमूमन स्ट्रेस के अंदर, आ, आप कह सकते हैं कि प्रेशर में और कोर्जन के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि वायलेंस के थ्रू, वायलेंस कर करके कन्फेशन करवाते हैं, तो वो इनवॉलंटरी कन्फेशन होता है। तो वो कौन कौन से सेफ गार्ड्स हैं जिनसे
इनवॉलंटरी कन्फेशन से एक बंदे को बचाया जा सकता है, जिसका जो बेसिकली जिसका ट्रायल चल रहा होता है। और एडमिशन और कन्फेशन में फ़र्क क्या है? इसी तरह एक क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए, वो है डाइंग डिक्लेरेशन। जब एक बंदा मर रहा होता है और वो उस टाइम कोई बताता है, डिक्लेयर करता है चीज़ें, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, जिसको हम वसीयत भी कह सकते हैं। डिस्कस इट्स एविडेंशियरी वैल्यू, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है, कि क्या ये एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसकी, अगर एक एक बंदा मर रहा है और वो कुछ डिक्लेरेशन देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसकी एविडेंस वैल्यू कितनी होती है, कि उसकी उसकी उस स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। उस स्टेटमेंट, क्या वो एविडेंस बन सकती है, क्या वो एडमिसिबल एविडेंस बन सकती है, किस किस्म का वो एविडेंस होगा, क्या वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, क्या वो प्राइमरी होगा या वो सेकेंडरी होगा। और एंड द कंडीशन अंडर विच इट कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। किन हालात में एक डाइंग डिक्लेरेशन, एक मरते हुए बंदे की जो डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो किसी बंदे की कन्विक्शन की बुनियाद बन सकती है, कौन से हालात में। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना चाहिए क्रिमिनल लॉ पेपर 3 में, वो है डिस्कस द रोल एंड एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। ये जो साइंसी एविडेंस होता है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं सबूत कह लें, उसका किरदार क्या है, रोल क्या है, अहमियत क्या है, और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कितना वो एविडेंस बन सकता है। इंक्लूडिंग द मॉडर्न फॉरेंसिक टेक्निक, जो मॉडर्न फॉरेंसिक जो टेक्निक्स हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी है, उसमें डीएनए भी शामिल होता है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस के अंदर फॉरेंसिक टेक्निक्स के अंदर को माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि साइंटिफिक एविडेंस की क्या वैल्यू है, साइंटिफिक वैल्यू, और उसका क्या किरदार है, क्या अहमियत है, क्या यूटिलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन, कि एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। यानी कि ये जो गवाह होते हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन होती है, उनका जो उनसे जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके हवाले से कौन सा लॉ है, इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये तीन किस्म के एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। इन तीनों को माइंड में रखते हुए एग्जामिनेशन ऑफ जो विटनेसेस हैं, बेसिकली ये विटनेसेस के एग्जामिनेशन है तीनों, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन, इन तीनों के रिलेटेड कौन सा लॉ है, इन तीनों का क्या मतलब होता है, तीनों को एक्सप्लेन करें, इन तीनों को डिफरेंशिएट करें, एंड व्हाट इज द प्रोसिक्यूटर स्ट्रेटेजिक रोल। तो प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होगा इस हवाले से, री एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसी तरह व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन परेड, जब किसी बंदे की शिनाख्त परेड हो रही होती है, वो है क्या। डिस्कस इट्स लीगल इंपॉर्टेंस, इसकी कानूनी अहमियत क्या है, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, और इसकी एविडेंशियल लिमिटेशंस क्या है। कि जब ये एविडेंस बनती है, जब एक बंदे की शिनाख्त परेड करवाई जाती है उसको पहचानने में, तो उस वो किन हालात में, उस जब वो एज ए जब आप उसे एज ए एविडेंस परेड पेश करेंगे, कि हमने शिनाख्त परेड की और हमने ये बंदा आइडेंटिफाई किया कि ये वाकई क्रिमिनल है या इसने जुर्म किया है, तो एविडेंशियली लिमिटेशंस क्या है, कि कौन कौन से चेक्स होने चाहिए ताकि वो एडमिसिबल एविडेंस बन सके। तो ये पेपर लॉ, क्रिमिनल लॉ पेपर 3 एविडेंस के हवाले से जो है, मैंने 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इसी तरह पेपर 2 के हवाले से और पेपर 1 के हवाले से भी मैं 10 क्वेश्चन, यूं मिला जुला के इस वीडियो में हम मैंने 30 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ पेपर 1 प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ पेपर 2 सब्सटैंटिव और क्रिमिनल लॉ पेपर 3 एविडेंस के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप इस वीडियो का लिंक चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैसेज करके मुझसे इस वीडियो का कॉपी मंगवा सकते हैं, यानी कि इस कंटेंट की, ताकि आप इन चारों, तीनों को जो पेपर्स हैं उनके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रीड आउट कर सकें और आपके लिए एक्सेसिबल रहे हर वक्त। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ पे एडीबीपी के लोग मौजूद हैं, जो एडीबीपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर न्यू हैं, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की वसात से, इस वीडियो की, इस चैनल की तवसत से इंग्लिश ऐसे राइटिंग, इंग्लिश प्रेसी राइटिंग कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से भी वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ गाए बगाए। और इस चैनल के थ्रू मैं जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स हैं, सीएसएस और पीएमएस, उनके चाहे ऑप्शनल पेपर्स हों चाहे कंपल्सरी पेपर्स हों, उनके हवाले से कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है, किस पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और जो डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं जॉब्स की, रिजल्ट किसी एग्जाम का कब है, उस हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।